गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना। पिछली कक्षाओं में हमने ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम व एंट्रोपी की चर्चा की थी। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या था? परम शून्य ताप पर पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता की बात करें। तो प्रायिकता की बात करें तो आप प्रोबेबिलिटी आप यहाँ देखें, हमारे पास ये दो बॉक्स हैं जिसमें ये चार बॉल हैं। उनको कितने तरीके से हम रख सकते हैं वह क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। यहाँ पर हम इसे 16 तरीके से इसमें रख सकते हैं, इन दो बॉक्स में चार बॉल्स को। तो यह है इसकी प्रायिकता। माइक्रोस्टेट कितनी हो गई? 16 इसकी माइक्रोस्टेट है। अब बात करें जैसे एंट्रोपी और प्रायिकता की बात करें कि ये जो ऊष्मागतिक प्रायिकता वाला जो कॉन्सेप्ट ये 1877 में बोल्ट्जमान ने दिया था कि एक तंत्र ऊष्मागतिक अवस्था में जितने प्रकार से रह सकता है वह उस तंत्र की ऊष्मागतिक प्रायिकता W कहलाती है। और एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन होती है। जैसे हमने यहाँ पर बात की तो यहाँ पर W कितना हो गया? 16। तो एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन होती है। अर्थात ऊष्मागतिक प्रायिकता यदि बढ़ती है तो एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है, और यदि ऊष्मागतिक प्रायिकता घटती है तो एंट्रोपी का मान भी घटता है। S बराबर K ln W एंट्रोपी और इसमें संबंध दिया था बोल्ट्जमान ने। तो K यहाँ पर हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट और W ऊष्मागतिक प्रायिकता। किसी तंत्र में जितनी अधिक अव्यवस्था होगी और उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता भी उतनी ही अधिक होगी। किसी प्रक्रम में एंट्रोपी तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता साथ साथ बढ़ती है, अतः साम्यावस्था की स्थिति में प्रायिकता क्या होगी? अधिकतम होती है। स्वतः प्रक्रमों में एंट्रोपी बढ़ती है, अर्थात यह कह सकते हैं कि सभी स्वतः प्रक्रम कम प्रायिक अवस्था से अधिक प्रायिक अवस्था की ओर बढ़ते हैं। ये हमने चर्चा, ये प्रायिकता वाली कंडीशन इसमें आ गई। इसमें परम शून्य ताप पर पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ में केवल एक ही व्यवस्था संभव है, अतः परम शून्य ताप पर पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी क्या होगी? शून्य होती है। अब बात करें हम अवशिष्ट एंट्रोपी की अवधारणा की बात करें तो ऊष्मागतिकी का जो थर्ड लॉ है केवल उन पदार्थों पर लागू होता है जो बिल्कुल पूर्णतः व्यवस्थित अवस्था में होते हैं, या कहें कि उस पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तो उसमें एक ही तरीके से सारे एटम्स भरे जा सकते हैं। जैसे हम बात करें कि एक शुद्ध क्रिस्टल में परमाणु क्रिस्टल जालकों पर व्यवस्थित रहते हैं। तो जैसे मान लो एक क्रिस्टल है, उसमें n परमाणु है और वो कितने तरीके से विभिन्न जालकों में रह सकते हैं? n फैक्टोरियल तरीके से रह सकते हैं। तो शुद्ध क्रिस्टल में सारे परमाणु समान होते हैं, इसलिए इसमें सारी व्यवस्थाएं भी क्या होगी? समान होगी। तो W बराबर क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बराबर 1। कौन सी कंडीशन में? जब क्रिस्टल के अंदर सारे एटम एक जैसे हों तो उसमें व्यवस्था भी क्या होगी? एक जैसी होगी। W का मान यहाँ पर क्या आया? 1 आया। अब जो बोल्ट्जमान का जो समीकरण था S बराबर K ln W, इसमें W का मान हम यहाँ रख देते हैं। तो W बराबर 1 रखेंगे तो ln 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो S का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ये ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम हमने जो पहले पढ़ा है। अब यदि माने कि इसमें जो क्रिस्टल है, शुद्ध क्रिस्टल, उसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तो उसमें जो संरूपों की संख्या, कॉम्प्लेक्स चेन या अपन बोल लें प्रायिकता की बात करें वो क्या होगी? तो कॉम्प्लेक्सेशन की संख्या होगी W बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n a फैक्टोरियल और n b फैक्टोरियल। ये W का मान होगा।
अब देखिए यहाँ पर n क्या है, जालकों की संख्या है जो Na प्लस Nb के बराबर है, तथा Na व Nb क्रमशः A व B परमाणुओं की संख्याएं हैं। इस स्थिति में एंट्रोपी का मान शून्य नहीं हो सकता। देखो जब अलग अलग एटम्स होंगे तो एंट्रोपी शून्य कैसे होगी। तो बात करें आगे, अतः मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी जिसे अवशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं, जो इस प्रकार है, एस रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब अवशिष्ट एंट्रोपी बराबर के एल एन। अब W का मान यहाँ से जो W है वो यहाँ पर रख देते हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन एन ए फैक्टोरियल और n मल्टीप्लाई एन बी फैक्टोरियल हो गया। अब देखो जो यहाँ पर आया है तो इसको हम कैसे सोल्व करें इस इक्वेशन को। यदि n का मान बहुत अधिक है तो समीकरण x का हल स्टर्लिंग सन्निकटन, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन के अनुसार कर सकते हैं। और स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि ln n फैक्टोरियल का मान बराबर होगा n ln n माइनस n, ये होता है इसमें। तो अब इस वाली जो स्टर्लिंग जो अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पर लागू करते हैं, तो s बराबर क्या हो गया, s रेजिडुअल बराबर k ln n फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे, n ln n माइनस n, फिर जो अपॉन बटा में है तो जब लोगों को खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो एन ए एल एन एन ए माइनस एन ए, और ये जो एन बी फैक्टोरियल है ये हो जाएगा एन बी एल एन बी माइनस एन बी। अब जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, ये प्लस, और एन ए और एन बी को एक तरफ ले लेते हैं, और ये किसके बराबर है, कैपिटल एन के बराबर है, और यहाँ पर एन माइनस में है और यहाँ एन क्या है, कैपिटल एन प्लस का है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, एस रेजिडुअल बराबर माइनस के एन ए। अब देखो मैंने माइनस बार ले लिया, तो जो माइनस वाले हैं वो तो हो जाएंगे प्लस में, और प्लस वाले क्या हो जाएंगे माइनस में। तो माइनस के एन ए एल एन एन ए प्लस एन बी एल एन बी माइनस एन एल एन, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आप इसको मोल भिन्न में लिखने पर इसको क्या करेंगे, हमें मोल भिन्न में चेंज करेंगे। तो मोल भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करें, जो n है इसको वापस n का मान क्या होता है, Na प्लस एन बी यहाँ रख दिया, और इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो ये इसका मान निकल कर आ जाएगा। अब जो Na वाला है इनको एक तरफ ले लेते हैं, Na कॉमन लेंगे तो एल एन एन ए माइनस एल एन एन प्लस यहाँ एन बी को कॉमन ले लेते हैं, तो एल एन एन बी माइनस एल एन एन। अब देखो इसको लोग को जो माइनस है इसको बटा में ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया, एस रेजिडुअल बराबर माइनस के एन ए एल एन ए अपॉन एन प्लस एन बी एन बी अपॉन एन, ये हमारे पास आया। तो एस रेजिडुअल बराबर माइनस के, अब एन बार मैंने ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया एन से, तो हमारे पास एक बार गुणा कर दिया, एक बार डिवाइड ये करके एल एन ए अपॉन एन, और ये आ जाएगा, ये किस फॉर्म में ले लिया हमने, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर एस रेजिडुअल बराबर माइनस के एन एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये कभी भी जैसे पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होता है, तो ये जब बार देखते हैं इसमें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो एस रेजिडुअल बराबर हमेशा क्या आएगा, मान धनात्मक आता है, तो एंट्रोपी का मान हमेशा धनात्मक आता है। और तो जो ये मिश्रित क्रिस्टल है जिनमें अलग अलग एटम्स होते हैं, तो इस वाली स्थिति में जो परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी एंट्रोपी का मान शून्य नहीं हो सकता, नहीं होगा। और इस स्थिति में जो एंट्रोपी इसमें बची होती है उसे क्या बोलते हैं, अवशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं। तो डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर के एन एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी। अब देखें जो अवशिष्ट एंट्रोपी की जो उदाहरण की बात करें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय बर्फ है, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब देखो आप यहाँ देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जिस बॉन्डिंग दर्शा रहे हैं, कार्बन की विद्युत ऋणता अलग होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अलग होती है, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग होगी ये तो अलग उसमें होगी बॉन्ड लेंथ, और ऑक्सीजन कार्बन की अलग हो गई, तो ये ए बी टाइप का एटम हो गया। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो इसमें किसी भी तरीके अलग अलग तरीके से इसमें जुड़ सकते हैं। तो एक बॉन्डिंग तो होगी CO, और OC बॉन्डिंग, OO बॉन्डिंग, CC बॉन्डिंग और CO बॉन्डिंग, तो 3-4 तरीके की इसमें बॉन्डिंग हो गई। तो इसमें एंट्रोपी का मान शून्य कैसे हो सकता है। अब आगे आप देखें इसमें जो रेजिडुअल एंट्रोपी, जैसे इसकी बात की जो कार्बन मोनोऑक्साइड की है,
देर आर 2 की पावर n पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इसमें, T बराबर 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो Sm बराबर Ln की इसमें 2, तो W बराबर 2, तो R Ln 2, तो इसका मान आता है 5.8 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, किसके अंदर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल है उसमें, इसके अंदर इसका मान आता है। तो ये रेजिडुअल एंट्रोपी हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो आइस होती है सॉलिड, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग होती है, HO बॉन्डिंग, तो ये कोवलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग है। तो इस वजह से जो इनकी परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होगा, और कुछ इनमें एंट्रोपी बची रहती है जिसे हम अवशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं। तो जो उष्मागतिकी का तृतीय नियम होता है वह केवल उन्हीं क्रिस्टलों पर लागू होता है जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो उनमें एक ही प्रकार की व्यवस्था होती है, उन्हीं क्रिस्टलों पर लागू होता है, और जिनमें अलग अलग परमाणु होते हैं उनमें यह लागू नहीं होता। तो आज हमने अवशिष्ट एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, उसकी चर्चा की है, जो आपके सामने इसमें है। धन्यवाद।